हे दोस्तों, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, हम एक बाइनरी ट्री का वर्टिकल और ट्रेवर्सल सॉल्व करने वाले हैं। पर इस प्रॉब्लम के अंदर ना खास बात यह है कि यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट गिवन है, यानी कि वर्टिकल ऑर्डर तो देना ही है, साथ ही साथ कुछ कंस्ट्रेंट भी होगा आपके पास। तो उस कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक बार प्रॉब्लम जान लेते हैं क्या है, कंस्ट्रेंट को भी जान लेते हैं एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक ट्री गिवन है। बाकी ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोस के अंदर कि अगर एक नोड होता है तो उसके पास यहाँ से 45 डिग्री एंगल होता है। ये जो एंगल होता है ये होता है 45 डिग्री एंगल माइनस, और ये होता है प्लस 45 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे जो नोड आया, अगेन उससे हम जब प्लस 45 डिग्री के एंगल पर जाते हैं तो ये जो नोड होता है जस्ट इसके नीचे आ जाता है। और सेम फॉर दिस, अगर ये यहाँ से अपने माइनस 45 डिग्री के एंगल पर जाएगा तो ये जो नोड होगा ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या होने वाला है, ये एक नोड है, उसके जस्ट पीछे ये वाला नोड आ जाएगा। तो ये दोनों नोड ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि एक नोड आगे होगा, उसके जस्ट पीछे एक दूसरा नोड आ जाएगा। तो ये सिनेरियो ये वाला है। तो मैंने इसी सिनेरियो को एक पिक्चर के अंदर दिखाने की कोशिश करी है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो नोड है ना, यहाँ पर जैसे 8 का जो राइट चाइल्ड है वो है 3 और 9 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है 2, दोनों ऐसे आगे ओवरलैप हो गए। अब इसी तरीके से 1 का देखो, 1 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पर, 7। 1 का राइट चाइल्ड है 7 और 3 का लेफ्ट चाइल्ड है 6 इसके पीछे, एंड 2 का लेफ्ट चाइल्ड है 4 जो कि इसके पीछे है। तो एक्चुअल में एक नोड ये रहा, उसके पीछे एक और नोड एंड उसके पीछे एक और नोड, तो तीनों नोड एक लाइन में ओवरलैप हो रहे हैं। तो अब मुझे इस प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। पर यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, अब जैसे कि अगर मैं इसका वर्टिकल और ट्रेवर्सल निकालता तो मुझे क्या मिलता। वर्टिकल और ट्रेवर्सल इसका देखें अगर हम, तो ये दिखाई देता है कि ये इसका लेवल 0 है, ये इसका लेवल 1, ये इसका लेवल 2, ये इसका लेवल 3, ये इसका लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, ये इसके लेवल आ रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके लेवल आ गए सारे। यानी कि 0 लेवल पे क्या मिलेगा 6, 1 लेवल पे मिलेगा 1, 2 पे मिलेगा 8, 7 6 4। इसमें कोई भी ऑर्डर चले, अब तक हम क्या कर रहे थे, इसमें कोई भी ऑर्डर चलेगा हम एक्सेप्ट कर रहे थे उसे। तो जरा इनको लिख लेते हैं एक बार, इन चीज़ों को हम एक साथ लिख लेते हैं। ये देखिए 0 लेवल पर मिलेगा मुझे 6, 1 लेवल पे मिलने वाला है मुझे 1, 2 लेवल पे मिलेगा मुझे 8 7 6 4। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता था, किसी भी ऑर्डर में आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता था अभी तक के क्वेश्चन के अंदर। थर्ड लेवल पे मिलने वाला है मुझे 7 3 2 एंड 4 लेवल पे मिलेगा मुझको 9 19 1 माइनस 10। और फिफ्थ लेवल पे मिलेगा मुझे यहाँ पर 10 और सिक्स लेवल पे मिलने वाला है मुझे 21, ये 10 है। ठीक, तो ये आंसर होता था अब तक हमारा। तो ये हमने वर्टिकल ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करी थी एक, जिसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाके उसको देख लेना ताकि वो समझ में आ जाए कि ये वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल और जो प्रीवियस वन वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल था ये एक दूसरे से अलग कैसे है। तो जो प्रीवियस वन वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल था उसके अंदर हमें बस ये इंश्योर करना होता था कि मैं नीचे की तरफ मूव करता रहूँ हर बार। तो पहले मुझे मिलना चाहिए 7 एंड देन 3 और 2 में कोई भी मिले चलेगा। इसी तरीके से पहले मिलेगा 8, फिर 7 6 4 में कोई भी मिले चलेगा। इसी ऑर्डर में आपको नीचे की ओर मूव करते हो आपका आंसर लेकर आना होता था। बट अब क्या है, अब यहाँ पर कंस्टेंट है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर इसका एक चाइल्ड और होता, मान लेते हैं इधर इनमें से किसी एक का चाइल्ड एक और होता, तो वो मुझे कहाँ मिलता, इस तरफ मिलता। और इसकी वैल्यू रख लेते हैं 22। तो पहले मुझे क्या मिलेगा 7, देन 3 2 में कुछ भी मिले एंड देन मुझे मिलेगा 22। तो ये मेरा अब तक का वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल चल रहा था। अब कंस्टेंट ये है कि जब आपके ना सेम लेवल पर दो लोग ओवरलैप हो जाते हैं तो ओवरलैपिंग कंडीशन के अंदर जिसकी वैल्यू छोटी होगी ना वो पहले दिखाई देना चाहिए। यानी कि अब मेरा आंसर डिफर कैसे कर गया, अब मेरा आंसर डिफरेंट ऐसे हो जाएगा। 0 पे तो आना चाहिए 6, 3 2 22 और 1 पे आना चाहिए 1, 2 पर आएगा मेरा 8 4 6 7, इस ऑर्डर में आना चाहिए आंसर, पहले छोटा फिर 6 फिर 7। फिर 3 पर आना चाहिए 7 2 3 एंड देन 22। 4 पे आना चाहिए 9 1 माइनस 10, पहले माइनस 10 देन 1 देन 19। फिफ्थ पे आएगा 19, सिक्स्थ पर आएगा
फिफ्थ पे होगा यहाँ पर 19, इस जगह पे भी फिफ्थ पे 19, सिक्स पे 10 एंड सेवन पे 21, फिफ्थ पे 19, सिक्स पे 10 एंड सेवन्थ पे 21। तो ये आंसर है मेरा। तो अब ये था मेरा प्रीवियस वन जिसकी वीडियो मैं पहली बना चुका हूँ। ये जो अभी प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है इसके अंदर फर्क क्या है बस कि अगर कुछ नोड ओवरलैप हो जाते हैं तो जिसकी वैल्यू सबसे छोटी वो आपको सबसे पहले मिलेगा। आपको ये इंश्योर करना है। अब ये काम करेंगे कैसे, अब सोचते हैं जरा काम करेंगे कैसे। देखो अगर मैं किसी तरीके से हाइट वाले फैक्टर को हटा दूं, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं एक पहले इजी वन सॉल्व करने वाला हूं एंड देन मैं इसी प्रॉब्लम को किसी और तरीके से भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा जो इसका मेथड 2 होने वाला है। अभी के लिए मेथड 1 डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा ईजी है, कंपैरेटिवली ईजी प्रॉब्लम है ये। तो मतलब कंपैरेटिवली ईजी तरीका है, प्रॉब्लम तो ईजी नहीं है ऑफकोर्स, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो चुका है ये। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हाइट का इशू हटा दूं, अगर मैं हाइट का इशू हटा देता हूं तो एक लेवल की बात करते हैं। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर लेवल की बात करता हूं, ये जो लेवल है मेरे पास, इस लेवल के अंदर इनका लेवल कितना आने वाला है। अगर ये 0 है, ये -1, ये -2, तो ये होगा मेरा -3 लेवल के साथ। ये सभी होंगे ये 0, ये -1, ये -2, ये -3। पर हम जो इंडेक्सिंग रखते हैं कैसे रखते हैं अपनी, पॉजिटिव रखते हैं। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग का मतलब हो गया, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में किस बेसिस पे कह रहा हूँ, इसके लिए आपको वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल देखकर आना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि इंडेक्सिंग पॉजिटिव क्यों रखनी होती है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग 3 से स्टार्ट करूंगा। क्यों ऐसा, एक बार फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ 3 से क्यों करना पड़ेगा। देखो अगर आप अपने ट्री का विड्थ निकालो ना तो आपका विड्थ कितना निकल कर आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि मैं इस रूट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड कितना जा पाया, 0, -1, -2, -3, और रूट के रिस्पेक्ट में राइट में कितना जा पाया, 1, 2, 3, 4, इतना ही जा पाया। ठीक है, तो मैंने ना एक एरे मंगवा लिया दैट इज -3 to 4। तो रूट के रिस्पेक्ट में मैं इन दो जगहों पे जा पा रहा हूँ, यानी रूट से लेफ्ट साइड -3 तक जा पा रहा हूँ, रूट से राइट साइड की ओर मैं यहाँ पर -4 तक जा पा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ओके, अब देखो इधर, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे ये पता लगाना है अब, क्योंकि -3 इंडेक्स है, क्योंकि ये होगा लेवल 0, इसको मुझे लेवल 0 बनाना है, इसको मुझे वर्टिकल ऑर्डर 1 बनाना है, इसको वर्टिकल ऑर्डर 2 बनाना है, इसको वर्टिकल ऑर्डर 3 में कन्वर्ट करना है। यानी कि मुझे अपना ओरिजिन शिफ्ट करना होगा, यानी मेरा ओरिजिन तो 0 पर है ना, 0 से -3 और इधर 4 जा रहा हूँ, मतलब ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट करने के लिए क्या करो, ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हर चीज़ के अंदर 3 ऐड कर दो। मतलब अगर मेरा ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो गया ना तो ये क्वांटिटी ओरिजिन से 0 डिस्टेंस पर होगी, ये क्वांटिटी ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इट मीन्स मुझे अगर ओरिजिन शिफ्ट करना है अपना तो मैं क्या करूँगा, हर क्वांटिटी के अंदर ये -3 ऐड, मतलब -3 का +1 ऐड कर देता हूँ, यानी कि +3 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसमें +3 ऐड कर दूँ, ओरिजिन के अंदर +3 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। और विड्थ कितनी आएगी मेरी, अगेन वही 7 - 0 = +1 = 8। 8 मेरी विड्थ होगी, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 विड्थ, मतलब 8 साइज का अगर मैं एरे लिस्ट या एक एरे बनाता हूं तो उसके अंदर सारे विड्थ इंक्लूड हो जाएंगे। ओके चलिए अब देखते हैं। अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल 0 आया, इन तीनों का हॉरिजॉन्टल लेवल कितना आएगा, क्योंकि राइट साइड की ओर जाना है तो +1 करेंगे। जब भी आप लेफ्ट साइड की ओर जाते हो आप -1 करते हो, जब भी आप राइट साइड की ओर जाते हो +1 करते हो। किस में करते हो, अपने पेरेंट के हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर। आपके पेरेंट का हॉरिजॉन्टल लेवल जो भी है उसके साथ -1 कर दो, और पेरेंट का हॉरिजॉन्टल लेवल जो भी है उसमें +1 कर दो। अब इधर देखो ये 2 था, मैं राइट की ओर गया तो मैं किस वैल्यू के साथ यहाँ पहुंचूंगा, मैं यहाँ पहुंचूंगा 3 के साथ। 3 से लेफ्ट गया तो 2, 3 से राइट गया तो मैं यहाँ 4 हॉरिजॉन्टल के साथ पहुंच रहा हूँ। 5 के सारे 4 यहाँ पहुंचा, इधर 6 पहुंचा। देखो इन तीनों की क्वांटिटी 2 आ रही है, इनकी 4 आ रही है, इनकी 6 आ रही है, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। ठीक, तो क्यों ना हो मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना लूँ, क्यों ना मैं एक प्रायोरिटी क्यू बनाऊँ, और प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैं बस ये इंश्योर कर लूँ जैसे कि इनमें से ना कोई भी नोड किसी भी ऑर्डर में बाहर आ जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है फर्क, ये देखते हैं। देखो ये सभी लोग ना अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेवल को बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर मैं एक यहाँ पर एरे लिस्ट बनाता, मैं यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाऊं जिसका साइज 8 होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोर्स थोड़ा ढंग से बनाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, परफेक्ट। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 0 हॉरिजॉन्टल लेवल पे 6 आएगा। अगर मैं पहले ना इसको निकाल देता हूँ ना बाहर, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे ऑर्डर, मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ एलिमेंट किस ऑर्डर में बाहर निकलेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 3 लोग, अगर 3 4 5 जितने भी लोग अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल को बिलोंग करते हैं, मुझे बस ये इंश्योर करना है किसी तरीके से कि उनमें से पहले सबसे छोटा बाहर आए। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि काम कैसे हो पाएगा। सबसे छोटा बाहर निकालना है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो ये काम कर सकता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट। क्या आप जानते हो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर सबसे छोटे एलिमेंट को बाहर निकाल सकता है? प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू रख लो यार, सिंपल। प्रायोरिटी क्यू रखो यहाँ पर। अब ये आया हॉरिजॉन्टल लेवल 0 पर। जैसे मान लो ये निकाला मैंने, इसमें से प्रायोरिटी क्यू में मैंने एलिमेंट डाल रखे हैं, तो प्रायोरिटी क्यू में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा बाहर निकल कर आएगा? -10। प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैंने सारे लोग डाल दिए और मैं लेवल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ मैंने 2 चीज़ें स्टोर करी, एक तो वो नोड और साथ ही साथ उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। तो सबसे छोटी वैल्यू, और जो प्रायोरिटी क्यू है ना वो नोड के बेसिस पर वर्क करिए, जिसकी वैल्यू छोटी वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो 6 7 0, अच्छा 6 7 6 4 19 1 -10 6, ये सारी वैल्यू मेरी प्रायोरिटी क्यू के अंदर पड़ी है। 10 के साथ ये सारी वैल्यू प्रायोरिटी क्यू के अंदर पड़ी है। सबसे पहले कौन बाहर आएगा? -10। किस लेवल पे बाहर आया? 4 हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो मैंने यहाँ पे -10 इस एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करा। मतलब इस 4th इंडेक्स पे जाके एक और एरे लिस्ट रखी हुई है, उसमें जाके -10 को मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद बाहर आता है 1, ये भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद बाहर आता है मेरे पास 4 आता है हॉरिजॉन्टल लेवल 2 पर। एंड देन बाहर आएगा 6 ये वाला बाहर आया, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। फिर ये वाला 6 बाहर आता है जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल 0 पर है। फिर 7 बाहर आता है जो कि यहाँ पर है। एंड देन बाहर आएगा हमारे पास 10 आता है 6 हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर। एंड देन बाहर आता है 19 जो कि 4 पर है। एंड देखो हर कोई अपने अपने करेक्ट लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब कि ये वाला एलिमेंट 0 हॉरिजॉन्टल लेवल को बिलोंग करता है। ये वाले जो एलिमेंट है तीनों किसको बिलोंग करते हैं? ये तीनों बिलोंग करते हैं 2nd हॉरिजॉन्टल लेवल को। ये तीनों बिलोंग करते हैं 4th हॉरिजॉन्टल लेवल को। और ये बिलोंग करता है 10th हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब 6th हॉरिजॉन्टल लेवल को। करेक्ट आंसर मिल रहा है। यानी कि मुझे कुछ आइडिया लग चुका है कि क्या करना है। अगर एक सेम लेवल के ऊपर, मतलब एक सेम वर्टिकल लेवल के ऊपर अगर लोग प्रेजेंट है, तो अगर मैं उसके अंदर नोड और साथ ही उसका एक हॉरिजॉन्टल लेवल वहाँ पे स्टोर कर लूँ, अगर 2 चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, तो मुझे बस क्या इंश्योर करना है? मुझे ये इंश्योर करना है कि सबसे छोटी वैल्यू बाहर आए और साथ ही साथ मुझे उसका हॉरिजॉन्टल लेवल भी पता लग जाए। तो वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर, जो जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसके अंदर ये चीज़ तो मैं बहुत ईजिली सॉल्व कर पाया था क्योंकि वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता था। अब बस फ़र्क इतना है कि उस प्रॉब्लम के अंदर मैंने क्यू यूज़ किया था, यहाँ मैं प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लेता हूँ, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। पर मुझे वर्टिकल ऑर्डर भी तो इंश्योर करना है। वर्टिकल ऑर्डर इंश्योर करने के लिए क्या करूं? मुझे किसी तरीके से इस वर्टिकल लेवल को इस वर्टिकल लेवल से सेपरेट आउट करना है। सोचो जरा कैसे कर सकते हो काम। मतलब अगर मैं 2 वर्टिकल लेवल को सेपरेट आउट करना चाहता हूं तो कैसे होगा? मेरे हिसाब से ना मुझे 2 क्यू रख लेना चाहिए। जैसे कि ये जो क्यू है ना, ये होगा पेरेंट क्यू। पेरेंट क्यू अपना चाइल्ड क्यू प्रिपेयर करवाएगा। तो पेरेंट क्यू और चाइल्ड क्यू के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब पेरेंट क्यू अलग है, चाइल्ड क्यू अलग है। तो प्रायोरिटी क्यू हमेशा पेरेंट क्यू में सबसे छोटा पर्सन पहले बाहर निकालेगी और चाइल्ड क्यू को फिल करती रहेगी। इससे क्या होगा? दोनों क्यू एक दूसरे से सेपरेट आउट रहेंगे। मतलब दोनों क्यू के जो डेटा हैं वो मिक्सअप नहीं होने वाले हैं। मिक्सअप होने से मुझे बचाना है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मुझे मिक्सअप होने से क्यों बचाना पड़ रहा है? एक बार सोचो ना ज़रा यार, सोचो ज़रा कि अगर मैं इसको मिक्सअप होने से नहीं बचाता हूँ और मान लो वैल्यू होती है 18, तो पता है 18 बहुत लास्ट में बाहर आएगा। मतलब 18 से पहले 9 बाहर आ जाएगा, ये 1 3 2 बाहर आ जाएगा। तो जब 18 बाहर आएगा उससे पहले 7 6 4 बाहर आ जाएंगे। देखो इधर, अगर मान लो प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैं सारी वैल्यू एज इट इज डालता रहता हूँ तो दिक्कत क्या आने वाली है? दिक्कत ये आने वाली है, आपने यहाँ पे 7 डाला, 7 को बाहर निकाला, 3rd हॉरिजॉन्टल पे 7 रख दिया जाकर, ठीक है। अब सेम प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैंने 18 विथ हॉरिजॉन्टल लेवल 2 और मैंने 9 विथ हॉरिजॉन्टल लेवल 4, इन दोनों को मैंने इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा? इन दोनों में से बाहर कौन आएगा? सबसे छोटी वैल्यू 9 बाहर आई और मैंने 4th लेवल पे जाकर 9 को प्लेस कर दिया। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। और 9 ने किसे डाल दिया? अपने चाइल्ड। अपने चाइल्ड मतलब 2 को हॉरिजॉन्टल लेवल 3 के साथ और 19 को हॉरिजॉन्टल लेवल 5 के साथ। अब बाहर आएगा 2, 3rd हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाके 2 आ गया। अब तक सब कुछ सही चल रहा है, सही ऑर्डर आ रहा है। 3rd हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 आ गया। पर चलो अब आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं, समझ में आएगा आगे। अब जब ये 2 बाहर आया तो 2 किसे डाल देगा? अपने दोनों चाइल्ड। अपने चाइल्ड मतलब इन दोनों को डाल देगा, डेट इज। और 2 का जो चाइल्ड है
वो बिलोंग करता है 4 को, डेट इज 4, 4 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 2, एंड ये क्वांटिटी होगी 1 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 4। अब इनमें से बाहर आएगा पहले 1, और इसने क्या करा, 4th लेवल पे जाकर 1 को रख दिया। सही है, पर 1 को रखना ही नहीं था, पहले किसको रखना था, -10 को, और आ क्या गया 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों क्यूज को सेपरेट आउट नहीं किया था। सेपरेट आउट नहीं करूंगा तो मिक्सअप हो जाएंगी वैल्यूज, जो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में बाहर आएगी, जबकि मेरे को सेम लेवल के अंदर वैल्यूज बड़ी हो या छोटी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तब फर्क पड़ता है जब वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाते हैं। उस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ उसी सिनेरियो के अंदर जिसकी वैल्यू छोटी वो पहले बाहर आना चाहिए। अब ये काम करेंगे कैसे देखते हैं। तो एक बार पूरा डेटा दोबारा से हटाते हैं और जानते हैं काम करेंगे कैसे हम। ठीक है, चलिए फिर इधर देखते हैं, यहाँ पे हमें समझ में आएगा क्या करना है। ओके ठीक है, चलो इधर देखो। सो ध्यान से देखना, इजी सी प्रॉब्लम है, 2 प्रायोरिटी क्यू रख रहा हूँ, एक क्यू नाम की और एक चाइल्ड क्यू नाम की। ओके, नंबर 1 इज क्यू, नंबर 2 चाइल्ड क्यू। ये बनाया अपने क्यू, ये बनाया चाइल्ड क्यू। ओके, और मेरा लेवल कितना होने वाला है, ऑफ कोर्स ये लेवल 3 के साथ है, तो ये 2, ये 1, ये 0, तो ये क्वांटिटी, मतलब मैं अपने रूट को स्टार्ट करूंगा 3 के साथ, बाकी तो हम इसी के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। विड्थ कितनी आ रही थी मेरी 8, तो एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ 8 साइज की, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं 8 साइज की। जीरो 1 2 3 4 5 6, जीरो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये इंडेक्सेस हो गए। अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज माई क्यू, दैट इज माई चाइल्ड क्यू, मतलब कि क्यू से जो भी एलिमेंट, जो भी क्यू का चाइल्ड होगा वो चाइल्ड क्यू में आएगा। फाइन, और ये मेरा प्रायोरिटी क्यू है, तो इट इज़ माई प्रायोरिटी क्यू। ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है मेरा प्रायोरिटी क्यू। किस टाइप का, मिन टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द ये हमने मिन टाइप का प्रायोरिटी क्यू बनाया ऑन नोड वैल्यू के बेसिस पर, नोड वैल्यू के बेसिस पर। तो हमने मिन टाइप का प्रायोरिटी क्यू बनाया नोड वैल्यू के बेसिस पर। ठीक है, ओके। सबसे पहले रूट डाला मैंने, दैट इज 7 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3। चलिए 7 को डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल 3 के साथ। अब क्या होगा, यहाँ पर 7 निकाला, क्यू का साइज है 1, तो मैंने यहाँ पे 7 को निकाला। थर्ड हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाकर एक एरे लिस्ट रखी होगी, कुछ एरे लिस्ट पड़ी होगी यहाँ पर, एंड उस एरे लिस्ट के अंदर जाकर मैं 3 को ऐड कर देता हूँ, 7 को ऐड कर देता हूँ थर्ड इंडेक्स पे जाकर। थर्ड इंडेक्स ही क्यों, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल 3 आया है। अब इसके चाइल्ड जो होंगे वो यहाँ डालूंगा मैं, 8 के साथ डालूंगा, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल 3 है, ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड है तो 2 के साथ, एंड 9 डाल देंगे हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल 4 के साथ। अब ये क्यू हो गया खाली। ये जैसे ही क्यू खाली हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है कि अब मुझे इस क्यू को प्रोसेस करना बंद करना पड़ेगा, यानी कि अब मुझे क्या करना है, स्वैप करना है, क्योंकि मैं हमेशा क्यू के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। मेरा पेरेंट क्यू खाली हो गया, बट मेरा चाइल्ड क्यू पॉपुलेट हो चुका है, मेरा भर चुका है चाइल्ड क्यू, तो मैं चाइल्ड क्यू के डेटा को उठाकर वहां रख देता हूँ। अब शिफ्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ से डेटा उठाकर मैं यहाँ ले जाता हूँ। ओके, तो यहाँ से डेटा की शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये डेटा की शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने 8 को निकाला,
तो 8 निकलेगा इंडेक्स नंबर 2 पर। तो 8 को निकाला, इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है 8, तो जो सबसे छोटा वो पहले बाहर निकलेगा। तो 8 निकाला, 8 को यहाँ पर इंसर्ट करा, और 8 का चाइल्ड कौन है 1 है विद हॉरिजॉन्टल लेवल 1, और उसके बाद 8 का राइट चाइल्ड है 3 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3। परफेक्ट। तो 8 यहाँ से अब जा चुका है, 8 को हटा दो। फाइन। अब 9 को निकालते हैं, 9 निकला है 4th हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर। तो 4th हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर 9 को निकाला एंड यहाँ पे इसे इंसर्ट किया। एंड 9 का चाइल्ड कौन है, 9 का चाइल्ड है यहाँ पर 2 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3, क्योंकि मेरा लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट में जाने के लिए -1 करेंगे और राइट में जाने के लिए आप +1 करोगे। एग्जैक्टली सही पकड़ रहे हो, +1। अब इधर आए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको उठाकर दोबारा से मैंने कर दिया स्वैप, मतलब ये पूरा डेटा उठाकर क्यू में रख दिया। तो ऐसा करने के लिए क्या करूंगा मैं, क्यू और चाइल्ड क्यू के रेफरेंसेस को स्वैप कर दूंगा। तो क्यू बन जाएगा चाइल्ड क्यू, चाइल्ड क्यू बन जाएगा अगेन क्यू, बस रेफरेंसेस को स्वैप करना है, वो कर लेंगे कोड के अंदर समहाउ। अब यहाँ पर आए, अब मुझे मिलेगा इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1। देखो 1 निकाला, तो 1 आएगा हॉरिजॉन्टल लेवल 1 के ऊपर। हॉरिजॉन्टल लेवल 1 के ऊपर आप यहाँ पर 1 ले आओ, और अगेन यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हर जगह पर एक एरे लिस्ट पड़ा होगा। तो 1 पर जाकर मैं वैल्यू डाल देता हूँ किसकी, 1 की। ठीक है, अब 1 के चाइल्ड कोई है, बिल्कुल 1 का हॉरिजॉन्टल लेवल था 1, 1 का चाइल्ड है 6 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 0 एंड उसका है चाइल्ड 7 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 2। परफेक्ट। अब निकालेंगे इसमें सबसे छोटी वैल्यू, क्यू है छोटी वैल्यू निकालनी है, 2 निकलेगा बाहर। अब सो इसने निकाला 2 को बाहर, यानी कि अब कौन बाहर निकलता है, 2 बाहर निकलता है विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3। तो यहाँ पे देखो 2 डाल दिया, जबकि इस 3 के ऊपर पहले 2 आएगा एंड देन 3 आएगा। एग्जैक्टली यही आंसर होना चाहिए था ना, तो पहले 2 आया देन 3 आएगा, 2 निकल गया बाहर। अब 2 के चाइल्ड हैं, एक तो 4 है इसका चाइल्ड, सो 2 का चाइल्ड है एक तो 4 विद हॉरिजॉन्टल लेवल, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल 3 था, पेरेंट का 3 है, तो चाइल्ड का कितना होगा, लेफ्ट चाइल्ड का होगा 2, बिल्कुल सही। राइट चाइल्ड का कितना होगा, राइट चाइल्ड है मेरा, इससे आता है 1 विद 4। परफेक्ट। अब इस 2 को यहां से कर देते हैं रिमूव। अब कौन निकलेगा बाहर इन दोनों में से, 3 और 19। अब जरा आप सोचो, अगर मैंने एक ही क्यू बनाया होता ना तो 19 कभी बाहर निकलता ही नहीं, इसी वजह से एक क्यू नहीं बनाया। हाँ, इसको एक क्यू में सॉल्व करा जा सकता है, ऑफकोर्स करा जा सकता है, उसके लिए कुछ और रिलेशन बनाना पड़ेगा, बट अभी के प्रॉब्लम में तो हम 2 क्यू से कर रहे हैं, एक इजी सा वर्जन कर रहे हैं, फिर जाके इसको अपग्रेड करेंगे। अब मैं आया 3 के ऊपर, सो 3 के ऊपर क्या करने वाले हम, यहाँ पर आती सबसे पहला काम इसे करते हैं रिमूव। 3 को किया रिमूव और 3rd हॉरिजॉन्टल पे जाकर इसको प्लेस कर दिया। परफेक्ट। और 3 का जो नेबर है वो है 6, 3 का नेबर है 6, मतलब 3 का लेफ्ट चाइल्ड है 6 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 2 एंड राइट चाइल्ड है इसका 19 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 4। परफेक्ट। अब निकलेगा 19, अब 19 यहाँ से निकला, अगर मैं यहाँ रखता प्रायोरिटी में तो 19 कभी नहीं निकलता, पर 19 यहाँ से निकलेगा क्योंकि एक अकेला एलिमेंट बचा हुआ है। इसको निकाला, इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद इसके जितने भी चाइल्ड हैं उसको उठाकर, उन जितने भी इसके चाइल्ड अवेलेबल हैं उसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो पहले 19 निकला है मेरा 5th हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो यहाँ पे 19 को प्लेस करेंगे। 19 के चाइल्ड कौन है, 19 के 2 चाइल्ड हैं, 19 के मेरे पास 2 चाइल्ड अवेलेबल हैं, दैट इज -10 एंड 10, -10 एंड 10। तो पहले मैंने यहाँ पे -10 को रखा विद हॉरिजॉन्टल लेवल 4 एंड 10 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 6। परफेक्ट। देखो बिल्कुल परफेक्टली चला है ये। तो 19 निकल चुका है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल खत्म हुआ, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इन तीनों का हमने प्रोसेस कर दिया। अब मैं आगे बढ़ते हुए इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर इसका प्रोसेस होगा। ये सारे लोग इसी हॉरिजॉन्टल लेवल को बिलोंग करते हैं, देख लो ये इसी हॉरिजॉन्टल लेवल को बिलोंग करते हैं, इसी हाइट को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से 6 0 पर है, ये 2 हॉरिजॉन्टल लेवल पर है 7, यहाँ पर फिर आता है 4 आता है 4th हॉरिजॉन्टल लेवल पे, 2 हॉरिजॉन्टल लेवल पे, देन आता है 1 विद 4th हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो हर कोई अपने अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे करेक्ट तरीके से प्लेस्ड है।
अब इसको दोबारा स्वैप करेंगे क्योंकि वो क्यू हो चुका है खाली, इसको उठा के यहाँ रखा एंड अब प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले 6 बाहर निकलेगा, 0 पर जाकर प्लेस कर दिया, इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं तो कुछ करना नहीं। अब निकलेगा यहाँ से 7 बाहर, 7 को बाहर निकालते हैं, तो 7 बाहर निकालेंगे विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा पहले तो 6 नहीं निकलेगा, गलत कर दिया हमने, 6 नहीं निकलेगा। पहले कौन निकलेगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन है, -10, -10 निकलेगा 4th हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर। परफेक्ट, ये निकला है 4th हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर और -10 का कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अब निकलेगा सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है इसके अंदर 3 2 है, तीनों में से कुछ भी पहले बाहर निकाल दो, फर्क ही नहीं पड़ता, तीनों सेम 2 पर है, ठीक है। पर इनमें से सबसे छोटी वैल्यू देखो, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है मेरे पास 1, 2 को नहीं देखना, गलत देख रहे थे हम। यहाँ पर पहले हमने क्या रखा हुआ है, नोड, और दूसरे नंबर पर रखा हुआ है हमने इधर, पहले लिखा हुआ है हमने नोड, उसके बाद रखा हुआ उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। हमें देखना किसके, नोड को। तो 6 7 4 1 6 19 10, पहले कौन बाहर निकलेगा, 1 निकलेगा विद हॉरिजॉन्टल लेवल 4, यहाँ पे रखेंगे 1 को। परफेक्ट, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अब निकलेगा 6 7 4 में से 4 बाहर विद हॉरिजॉन्टल लेवल 2, विद हॉरिजॉन्टल लेवल 2, ओके, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। अब निकलेगा यहां से दोनों 6 में से कोई भी बाहर निकल सकता है, मान लेते हैं पहले बाहर निकल गया, तो 0 पे जाके 6 को रख देंगे, फिर ये वाला 6 बाहर निकलता है, तो ये वाला जैसे 6 बाहर निकलेगा, इसका एक राइट चाइल्ड भी अवेलेबल है, तो ये इसका राइट चाइल्ड है, ठीक। तो यहाँ से भी हमने क्या बाहर निकाला, 6 को बाहर निकाला विद हॉरिजॉन्टल लेवल 2 पर, एंड इसका एक राइट चाइल्ड अवेलेबल है, उसको यहाँ डाल देते हैं। राइट चाइल्ड कौन है, 22 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3, विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3 हो जाएगा, 22 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3। अब बाहर निकलेगा इनमें से 7 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 2, एंड देन बाहर निकलेगा इसमें से 10 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 6, विद हॉरिजॉन्टल लेवल 6, और इसका भी एक राइट चाइल्ड है 21 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 7, ठीक है। अब बाहर निकलेगा 19 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 4, परफेक्ट। अब क्यू हो गया खाली, इसको उठा के ऊपर शिफ्ट करा, अब निकालेंगे सबसे छोटी वैल्यू 21, यानी कि यहाँ पे जाके प्लेस करा हॉरिजॉन्टल लेवल 7 के पास, पर इसका कोई चाइल्ड नहीं है। फिर निकलेगा 22 विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3, एंड 3 के ऊपर जाके 22 कर दिया प्लेस, और ये हमारा जो एरे लिस्ट है कंप्लीटली फिल हो गया। तो आई होप आपको इसका ड्राइविंग समझ में आया होगा। करना क्या है, बस 2 क्यू रखना है, एक क्यू से दूसरे क्यू के अंदर मैं चाइल्ड डाल रहा हूँ। इसका मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, नहीं तो डेटा मिक्सड अप हो जाएगा। ऐसा हो सकता है वर्टिकल लेवल, मतलब मैं किसी दूसरे हाइट का जो एलिमेंट है ना सबसे लास्ट में निकला, ऐसा कब हो सकता है, मान लो 19 वैल्यू है, अब ये 19 वैल्यू है या फिर 199 वैल्यू है, तो क्या होगा, आंसर होना चाहिए था 199 -10 1 एंड 19 इस वर्टिकल लेवल पर होगा क्या, सबसे पहले इनमें से निकल जाएगा -10 या फिर 1 फिर 19 फिर 199 निकलेगा, अगर मैंने एक प्रायोरिटी को यूज़ करा तो मुझे इसके अंदर ना हाइट का कंस्टेंट भी डालना पड़ेगा, पर मैंने हाइट का कंस्टेंट को कैसे बचा लिया, 2 क्यू रख के बचा लिया। हालांकि स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेस उतना ही रहने वाला है, चाहे डेटा में मैं 4 बाइट मेरे को टोटल 8 बाइट स्टोर करने हैं, ठीक है, 2 इंटीजर स्टोर करने हैं। बेसिकली 2 इंटीजर स्टोर करने के लिए मैं 2 साइज का एरे रखूं, या फिर मैं 2 अलग अलग इंटीजर बना लूँ, या मैं एक एरे एक साइज का और एक एरे एक साइज का बनाऊँ, फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत माइनस है स्पेस का इधर उधर हो जाता है, बट बिल्कुल भी सेम रहता है, मतलब बिगो की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 क्यू बनाओ चाहे 1 क्यू बनाओ, आपने ओवरऑल स्पेस उतना ही लिया है, तो इसके अंदर हमने ओवन स्पेस लिया। कितना स्पेस ले रखा है टोटल क्यू के अंदर, जो मैंने स्पेस ले रखा होगा इसके अंदर वो कितना रखा होगा, इसके अंदर ओवन तक का हमने स्पेस ले रखा है। टाइम कितना ले रखा है, बिकॉज इट इज़ अ बाइनरी ट्री, तो सबसे लास्ट लेवल के ऊपर आपका जो ट्री है कंप्लीटली फिल हो सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड आपको नीचे ही मिलने वाले हैं, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नीचे मिलेंगे 2h के ऊपर। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, उस टाइम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चाइल्ड नीचे की ओर मिलेंगे आपको, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी मेरी, वो हो जाएगी आपकी टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होंगे सबसे नीचे, 2h एच होते हैं, एच हाइट के ऊपर इतने होते हैं कंप्लीट फुल ट्री के ऊपर। एंड जो रिमूव और एडिशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्यू में से, वो कितनी होती है हमारी, रिमूवल एंड एडिशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्यू में से, वो होती है हमारी लॉग,
2 बेस, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लॉग 2 बेस ऑफ 2h। फिर भी एक बार जरा ढंग से एनालाइज करते हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है। देखें इसे, देखो सबसे पहले मैंने एक पहला एलिमेंट डाला, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी हो जाएगी सिर्फ 1। अब इसको मैंने क्यू में डाला, क्यू में डालना और निकालना यानी ऐड और रिमूवल की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है मेरी 1, तो 2⁻0 लॉग 2 बेस। एडिशन रिमूवल, एडिशन भी किया रिमूवल भी किया, तो log 1 एडिशन का, रिमूवल का log 1, तो मैं इसको 2 टाइम्स कर लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस में 2 टाइम्स ऑफ लॉग, इस लेवल पे टोटल 2 लोग हैं 2⁻1, फिर 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2⁻2, ये 2 बेस पर है, फिर 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2 बेस ऑफ 2⁻3 एंड डॉट 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 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2 बेस ऑफ 2⁻h। अगर आप इन सबको सम करो तो पहले इसमें से ना 2 कॉमन बाहर निकाल लो। अब क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और ये लॉग कैसे कट गया, देखो 0 बाहर आया, log 2 बेस ऑफ 2 कट गया, log 2 बेस ऑफ 2 कट गया, log 2 बेस ऑफ 2 कट गया एंड डॉट 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 h तक चले गया हम। अब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो सकती है, इसके अंदर टोटल लोग कितने हो सकते हैं एट मैक्स, देखते हैं ज़रा। 3 + 4 + 5 + 6, एक कंप्लीटली बैलेंस ट्री के अंदर एक h हाइट के ऊपर टोटल लोग कितने हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग होंगे h हाइट के ऊपर वो होते हैं हमारे log n होते हैं, ये इसके कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब इसका nth चाइल्ड हो गया log n। अब 0 से लेकर log n तक का समेशन करोगे तो कितना मिलेगा, ये समेशन होता है, ये समेशन याद है आपको, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक, इसका आंसर होता है n2 में n + 1 / 2, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी log n n2 में log n + 1 / 2 इंटू में 2 टाइम्स, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कट गई, तो इसकी हो जाती है log n का स्क्वायर, यानी कि इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है मेरी, यहाँ पर जा रही है मेरी log n 2 बेस ऑफ स्क्वायर। तो इसके अंदर टोटल टाइम कितना लगने वाला है, आपको इतना टाइम लगने वाला है, log n का स्क्वायर लगने वाला है, और ये 0 + 1 2 + 3 + 5 6 कब तक चलता जाएगा, ये जाएगा मेरा h हाइट तक, क्योंकि h हाइट तक मुझे सबसे ज़्यादा लोग मिलने वाले हैं। अगर मेरा कंप्लीटली बैलेंस ट्री है तो, कंप्लीटली बैलेंस ट्री है तो ये इसकी हो जाएगी h हाइट। पहले हाइट पे कितने लोग थे, सिर्फ एक 2⁻0, तो 2⁻0 के अंदर इसको मैंने q के अंदर ऐड भी करा और रिमूव भी किया, करेक्ट। फिर मेरे पास 2 लोग मिले, उन 2 लोगों को q के अंदर ऐड करा है मैंने, मतलब वहाँ पे टोटल 2 लोग हैं, तो उसके अंदर ऑपरेशन कितना हुआ होगा, 2 लोगों का ऑपरेशन होगा, एंड उस पर तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 2 टाइम्स ऑफ log 2⁻1। इसी तरीके से सारी कॉम्प्लेक्सिटी को आप ऐड करते जाओगे, सो डैट बिकम log n स्क्वायर। तो ये तो हो गया प्रायोरिटी क्यू का ऑपरेशन, मतलब टोटल ओवरऑल ऑपरेशन जो मैंने करा है, मल्टीप्लाई बाई इसके अंदर n। चलो एक बार n वाले फैक्टर को भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आएगा। दोबारा से लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, दोबारा से समझते हैं इक्वेशन को। चलिए इधर देखिए, देखो सबसे पहले लेवल के ऊपर सिर्फ एक पर्सन है, ठीक, तो मैं एक पर्सन के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और क्या करने वाला हूं मैं, एक पर्सन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा एंड उस प्रायोरिटी क्यू में ऐड करने जा रहा हूं, तो ऐड करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, log 2 बेस ऑफ 2⁻, तो 2 बेस लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं log 2 ऑफ 0 दैट इज 1। ओके, अब इसमें से एलिमेंट निकाला गया एंड उसने 2 एलिमेंट ऐड करे 8 और 19 के ऊपर, तो वो जो 2 एलिमेंट उसने ऐड करे 8 और 19 के ऊपर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, देखो वहां पे 2 एलिमेंट ऐड करे, तो हम ये ऐड करने का जो 2 वाला फैक्टर है ना, इसको नहीं ले रहे हैं, सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि वहां पे मैंने 2 लोगों को ऐड करा, तो कितने लोग हो गए नेक्स्ट लेवल के ऊपर, यहाँ पे 2⁻0 थे, तो यहाँ पे 2⁻1, यहाँ पे 2⁻2, यहाँ पे 2⁻3, तो 2⁻1 लोग हैं। तो इन 2⁻1 लोगों में एडिशन और रिमूवल की कॉम्प्लेक्सिटी होगी log ऑफ जितने यहाँ पर ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से कुछ भी रिमूव या ऐड करोगे तो log n की कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। पर ये log n वाला काम मैंने करा कितनी बार, मैंने 2 बार करा है काम, एक बार 8 के लिए, एक बार 199 के लिए, इसी वजह से यहाँ पर मैं लिखूंगा 21, इस वाले फैक्टर को यहाँ पर ऐड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, अब इसने क्या करा, अगला लेवल प्रिपेयर करा। नेक्स्ट लेवल पे कितने लोग हो सकते हैं, एट मैक्स 4 लोग हो सकते हैं, यानी 2⁻2 लोग, तो उनके अंदर एडिशन रिमूवल कितना लगेगा, एक एडिशन लगेगा log 4 के बराबर। टोटल है कितने लोग, n लोग हैं,
और मैं वहां पर प्रायोरिटी क्यू खाली करने के लिए कितना ऑपरेशन करता हूँ। जैसे बहुत सिंपल सी बात, एन साइज के प्रायोरिटी क्यू में से अगर आप रिमूवल करना चाहते हो तो कितना टाइम लगेगा। अगर आप एन साइज के प्रायोरिटी क्यू में से कुछ रिमूवल करना चाहते हो, मान लो एन साइज का प्रायोरिटी क्यू है, आपने प्रायोरिटी क्यू में एन लोग डाल दिए, अगर मैं उसके अंदर रिमूव करना चाहता हूँ तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में रिमूव कर पाऊंगा। मैं उसको रिमूव कर पाऊंगा एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में। कैसे भाई, एक पर्सन को रिमूव करने की कॉम्प्लेक्सिटी लगी लॉग एन, और टोटल लोग थे कितने मेरे पास एन, तो एक के लिए लगता है लॉग एन की जान, तो एन लोगों के लिए कितनी लगेगी, एन लॉग एन का एफर्ट लगेगा। आपको उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है बिकॉज साथ ही साथ लॉग एन वाला फैक्टर भी कम होता रहता है, बट हाँ ऑन एवरेज एन लॉग एन टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप पे 2 लोग हैं, हर एक को रिमूव करने में कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी 2 जितनी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे 2 लोग हैं, हर एक को रिमूव करने में लगेगी 2 की कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट लेवल पे 2 लोग हैं और हर एक को रिमूव करने में लगेगा 2 की कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट लेवल पे 2 लोग हैं, हर एक को रिमूव करने में लगेगा 2 की कॉम्प्लेक्सिटी, एंड सो ऑन। चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक चलेगा, सोचो जरा, सोचना जरा कि आपको पता है कब तक चलेगा ये। भाई जितनी हाइट है ट्री की, हाइट कितनी है h, तो 2 हाइट पर 2 लोग होंगे, टोटल h नोड्स होंगे। उन n नोड्स के आगे अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो एक नोड आया, एक नोड को रिमूव करने में लगेगा log n की जान, n लोगों को रिमूव करने में लगेगा log n की जान। तो टोटल लग गया यहां पर log ऑफ 2h। तो ये हो गया मेरा टोटल t ऑफ n टाइम। कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा इस पूरे बाइनरी ट्री के अंदर, मतलब चाइल्ड पेरेंट क्यू में से एलिमेंट को निकाल के चाइल्ड क्यू में डालोगे और टोटल सभी नोडों में जो आपने एफर्ट लगाया होगा इतना एफर्ट लगाया होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाया तो मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे करूं। इस इक्वेशन में 0 बाहर आया, 0.log 1 मतलब 0.1 और log 2 बेस ऑफ 2 तो कट के 0 हो जाता है। क्यों, log 2 बेस ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके ठीक है, प्लस में यहां पर हो गया 1.2 यहां पर हो गया 2.2 फिर यहां पर हो गया 3.2 4.2 5.2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे h.2 h हो गया, और ये हो गया मेरा t ऑफ n। अब यहाँ पे देखो ये फैक्टर तो मेरा कट रहा है ना, तो टोटल t ऑफ n की वैल्यू कितनी आएगी, इस फैक्टर को तो हटा दो और ये वाला फैक्टर मेरा आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये एपी नहीं लग रही मेरे को, अरे ये तो एपी है और ये टर्म तो जीपी है। इट्स एपी जीपी प्रॉब्लम, हम तो इसे सॉल्व करना जानते हैं। कैसे करूं सॉल्व इसे, सोचते हैं, चलो सोचते हैं, कुछ तो कर ही लेंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिखता हूं मैं। यहां पर लिखता हूं मैं h-1 2 प्लस में h.2 अगर मैं t ऑफ n को मल्टीप्लाई कर दूं 2 में से तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, वैल्यू निकल कर आएगी मेरी 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 प्लस में h-1 2.h प्लस में h.2 ये इक्वेशन निकल कर आती है। ठीक है, ये इक्वेशन तो आगे निकल कर, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 को करो सब्ट्रैक्ट, आपको क्या मिलेगा, t ऑफ n माइनस में 2 टाइम्स ऑफ t ऑफ n। अब इसमें से देखो 1.2 इसको माइनस करोगे तो वैल्यू मिलेगी कितनी, 1.2 इसे माइनस करोगे तो वैल्यू मिलेगी 1.2 इसे माइनस करो तो वैल्यू मिलेगी आपको 1.2 इसे माइनस करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1.2 डॉट 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 डॉट, इसे माइनस करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1.2
1/2 h, और इसके पास माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो माइनस करके कितनी हो जाएगा, -(h.2)(1) ये क्वांटिटी आ गई मेरे पास। इसको करते हैं सॉल्व। ये क्वांटिटी कितनी आई, t ऑफ n माइनस में 2t ऑफ n इक्वल टू -t ऑफ n इक्वल टू, अब देखो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म बनकर आ रही है ना, ये क्या आ रही है मेरे पास, एक जीपी। इसे करते हैं सॉल्व। 1/2 प्लस में ये जीपी नहीं बन गई, देखो 2 2 3 2 एक पूरी जीपी बन रही है। इवन ये भी जीपी तो बन गई, जीपी का पार्ट ही तो है ये। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसके अंदर, h, बिकॉज ये बता रहा है मेरे को h टर्म्स है यहाँ पर। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता था, समेशन ऑफ n का फॉर्मूला होता है a.r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। ये होता था हमारे जीपी का फॉर्मूला। ठीक है, इसको फिर यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। 2 1 डॉट रेशो है 2, यहाँ पर है h, यहाँ पर है -1 अपॉन में 2 -1 माइनस में h.2 अब h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, चलो h तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 2.h+1। तो इक्वेशन में से ना नेगेटिव इस साइड लेकर जाता हूँ, दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज -2 टाइम्स ऑफ 2 ऑफ h-1 अपॉन में 2 - 1 दैट इज 1 प्लस में h.2h+1। आगे सॉल्व करते हैं। दैट क्वांटिटी बिकम t ऑफ n इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये क्वांटिटी कितनी आएगी, ये आ जाएगा h जो टर्म है ना मेरा, वो कितना आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ, अभी देखो h कितना हो सकता है मेरा, हाइट ऑफ अ ट्री कितनी होती है, अगर एक बैलेंस ट्री है तो हाइट होती है log n होती है मेरी ट्री की हाइट। मतलब एक बैलेंस ट्री के अंदर जो हाइट हो सकती है log n हो सकती है। ये भी प्रूव हो सकता है, ये भी प्रूव कर देता हूँ आपके सामने कि कैसे हो सकता है ऐसा। देखो फर्स्ट लेवल पे 2⁻0 लोग, सेकंड लेवल पे 2⁻1 लोग, थर्ड लेवल पे 2⁻2 लोग, मतलब सेकंड लेवल पे, और थर्ड लेवल पे 2⁻3 लोग, फिर 2⁻4 लोग, डॉट 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 एन लेवल पे मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, एच हाइट पे मुझे नहीं पता कितने लोग हैं। इन सबको करो सम। जीपी का फॉर्मूला अगेन 2⁻0 2 और 2⁻h-1 डिवाइड बाय 2 - 1 इक्वल टू n, वेयर n इज इक्वल टू 2⁻h-1। दोनों तरफ log ले लिया, log n इक्वल टू log 2 बेस ऑफ h। इस -1 को कर दिया इग्नोर तो कर ही सकते हैं ना हम, इतने टर्म तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर बिगो में काम कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटी कितनी आई, log n इक्वल टू h टाइम्स ऑफ log 2 ऑफ 2, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी कट गई और h की वैल्यू कितनी आती है हमारी log n। दैट्स वाई यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ h की वैल्यू है log 2 बेस ऑफ 2n। अब जब ना 2 बेस, यानी कि अगर आप log की प्रॉपर्टी होती है, इफ c बेस ऑफ log c ऑफ a हो जाए ना तो क्वांटिटी होती है a। ये log की प्रॉपर्टी है, इफ c रेज टू पावर log c बेस ऑफ a तो वो आता है a निकल कर। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला कितना बनकर आएगा, ये निकल कर आ जाएगा मेरा 2.n-1 प्लस में ये क्वांटिटी हो जाएगी मेरी log n डॉट, ये हो जाएगा n+1 को, और साथ में +1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ .2 करके, .2, तो ये हो जाएगा मेरा 2। अब ये क्वांटिटी कितनी निकल कर आई, t ऑफ n इक्वल टू, ये हो जाता है मेरा -2n + 2 प्लस में 2 log n इंटू में n। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकल कर आती है, जिसको हम और प्रिसाइजली लिख लेते हैं, मोर प्रिसाइजली लिखते हैं इस चीज को, t ऑफ n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n log n माइनस में 2n + 2। सो दिस इज द एक्यूरेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारी टाइम मतलब अप्रोक्सीमेटेड है ये। तो पर अब बिगो लेने वाला हूँ, अब मैं ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज़ करने वाला हूँ, बिगो लेने वाला हूँ। तो बिगो जैसे लेता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, इन सब के अंदर ये जो टर्म है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा टर्म तो यही है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आती है, बिगो ऑफ n log n। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। स्पेस कितना आएगा, स्पेस आएगा इसका O1। तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा, इक्वेशन को हमने हर एक ऑपरेशन को हमने काउंट कर लिया यहाँ पर कि भाई यहाँ पे कितने लगेंगे ऑपरेशन, यहाँ कितने लगेंगे। तो एक प्रायोरिटी क्यू में से एक रिमूवल log n का हुआ तो n लोगों के रिमूवल हो जाएंगे n log n के। तो उसके हिसाब से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व करते चले गए एंड फाइनली हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आ गए। तो आई थिंक इस
पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बना देनी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करा है, मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर भी इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि लोगों के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना थोड़ा इसके लिए ईजी हो जाए। अब जरा कोड की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले निकालेंगे इसकी विड्थ। विड्थ निकाल लेते हैं, वॉइड विड्थ। तो आपको मिलेगा यहाँ पर ट्री नोड, नोड और इंट हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको इंट मिन मैक्स। अब इसके अंदर इफ नोड इक्वल टू नल देन रिटर्न, नहीं तो क्या करो, मिन मैक्स ऑफ 0 इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ मिन मैक्स ऑफ 0 कॉमा नोड डॉट वैल। यहाँ पे क्या करोगे आप, मिन मैक्स ऑफ 1 के अंदर आप निकालोगे मैक्स। ओके, उसके बाद अपने विड्थ के लिए आप यहाँ पे कॉल लगा दोगे नोड डॉट लेफ्ट को हॉरिजॉन्टल लेवल -1 के साथ मिन मैक्स। एंड अगले क्वेश्चन के अंदर, मतलब इसके अगली कॉल के अंदर हम क्या करेंगे, राइट को कॉल लगाएंगे विद हॉरिजॉन्टल लेवल +1। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने कॉल लगा ली। अब मुझे यहाँ पे एक पेयर क्लास भी बनानी पड़ेगी विड्थ नाम की, जिसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक तो ट्री नोड रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा। तो ये बनाएंगे हम पब्लिक स्टैटिक क्लास वी पेयर वर्टिकल पेयर, एंड वर्टिकल पेयर में दो चीज़ें, नंबर 1 ट्री नोड नोड इक्वल टू नल, और एक हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल इक्वल टू 0 इफ नोड इक्वल टू, और इफ नहीं, इसका बनाते हैं कंस्ट्रक्टर वी पेयर इक्वल टू ट्री नोड नोड इक्वल टू इंट हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस डॉट नोड इक्वल टू नोड, एंड दिस डॉट हॉरिजॉन्टल लेवल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लेवल। अब यहाँ पर आते हैं, इधर हमें बनाना है दो मेन टाइप के प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी ऑफ वी पेयर पी क्यू, और यहाँ पे हो गया मेरा चाइल्ड इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू दिस। और एक तो हमने बनाया चाइल्ड के लिए प्रायोरिटी क्यू, और एक बनाएंगे हम किसके लिए, एक सिंपली पेरेंट क्यू बना लेते हैं। तो एक बनाया मैंने चाइल्ड क्यू CH क्यू, और एक बनाया मैंने पेरेंट क्यू। अब देखो, इन दोनों प्रायोरिटी क्यू को मुझे सिखाना भी तो पड़ेगा कि किस तरीके से आप वैल्यू को कंपेयर करोगे। तो वो करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। लैम्डा फंक्शन का टेक्निक मैं एक ऊप्स नाम से एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, उसके अंदर वहाँ पे मैं सिखा दूंगा। तो अपकमिंग वीडियो आ जाएगी, मतलब इसके जस्ट बाद, जो शायद सेकंड या थर्ड वीडियो है, वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि हम लैम्डा फंक्शन को कैसे राइट करें प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो वीडियो देखना मत भूलना, जैसे ही वीडियो बन जाएगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि लैम्डा फंक्शन कैसे वर्क करता है, प्रायोरिटी को किस तरीके से मिन और मैक्स के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से किसी और डेटा के ऊपर मैं कंपैरिजन कर पाऊँ। तो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, दो चीज़ें रखने वाला हूँ, एक तो A, B। अब A, B, एंड यहाँ पर करेंगे हम रिटर्न A डॉट नो डॉट वेल माइनस में B डॉट नो डॉट वेल।
अब ये हो गया हमारा प्रायोरिटी क्यू। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, एक अपना विड्थ निकाल लेते हैं, न्यू इंट 2 साइज का, और इसको कहते हैं मिन मैक्स। मिन मैक्स, तो मिन मैक्स से मैं क्या पता लगाऊंगा, ट्री की विड्थ कितनी है, जिससे मुझे पता लग जाए कि एरे लिस्ट मुझे कितने साइज का बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विड्थ कैलकुलेट किया, मतलब विड्थ फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। विड्थ फंक्शन कॉल लगाएंगे, उसको पास करूंगा मैं एक तो रूट, एक जीरो और एक मिन मैक्स। इससे मुझे पता लग जाएगा लेंथ कितनी आने वाली है। अब लेंथ कितनी आएगी, दैट इज मिन मैक्स ऑफ 1 माइनस में मिन मैक्स ऑफ 0 प्लस 1। ठीक है, तो हमें लेंथ मिल गया। अब लेंथ मिल चुका है तो इससे अपना एरे लिस्ट बना लेते हैं। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरे लिए आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब देखो इसके बाद हमें ऑपरेशन क्या करना है। अब मेरी एरे लिस्ट बन चुकी है, तो सबसे पहले क्यू के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो किस में करेंगे हम, पेरेंट क्यू के अंदर ऐड करेंगे। पेरेंट क्यू, उसका नाम हमने क्या रखा है, पेरेंट क्यू। पेरेंट क्यू में ऐड करूंगा न्यू वी पेयर, जैसा कि हमने ट्राई रन के अंदर डिस्कस किया था। तो उसके अंदर 2 चीजें रखनी है, एक तो रूट रखना है, एक उसका मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिन मैक्स ऑफ 0। ओके, अब एक वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे वाइल लूप, जब तक ये पेरेंट क्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। आती सबसे पहले आप साइज पता लगाओ, दैट इज पेरेंट क्यू डॉट साइज, पेरेंट क्यू डॉट साइज। अब एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक ये साइज 0 नहीं होता। सेम वही कॉन्सेप्ट, जब तक साइज 0 नहीं होगा हम वाइल लूप चलाते रहेंगे। आती सबसे पहले क्या निकालूंगा, अपना वी पेयर। तो वी पेयर, ये वी पेयर दैट इज रिमूव पेयर इक्वल टू पेरेंट क्यू डॉट रिमूव। इससे मुझे मिलेगा प्री नोड नोड, एंड दैट इज रिमूव पेयर डॉट नोड, और फिर मुझे मिल जाएगा इंट हॉरिजॉन्टल लेवल इक्वल टू रिमूव पेयर डॉट हॉरिजॉन्टल लेवल। अब अगला टास्क क्या है, मुझे एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी मिल चुका है और एक मुझे मेरा नोड भी मिल चुका है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मुझे अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को डालना है, और साथ ही साथ अपने आंसर को, अपने मतलब जो हॉरिजॉन्टल लेवल आया है उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जाकर इस नोड के वैल्यू को भी इंसर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, आंसर डॉट सेट, आंसर डॉट सेट हॉरिजॉन्टल लेवल डॉट आंसर डॉट गेट करते हैं पहले। आंसर डॉट गेट हॉरिजॉन्टल लेवल, मुझे वो एरे लिस्ट मिल गया। यानी कि क्या मिला इससे, ये देखो, ये जो हमने एरे लिस्ट बनाया था इसके अक्रॉस जो एरे लिस्ट पड़ा हुआ है, जैसे मैं आंसर डॉट गेट करता हूँ हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसे कि 0 1 2 3, जब मैंने यहाँ पे आंसर डॉट गेट 3 करा तो मुझे एरे लिस्ट मिला। अब मैं इस एरे लिस्ट के अंदर जाके डेटा ऐड करना चाहता हूँ, तो इस एरे लिस्ट में जाके डेटा ऐड कर दो, किसे, नोड डॉट वैल्यू को, यहाँ पे जाके इसको कर दो ऐड। अब ये हो गया हमारा ऐड। ठीक है, अब ये चीज यहां पर हमने कर दी ऐड। अब ऐड करने के बाद अगला टास्क क्या होगा हमारा, अगला टास्क हो जाएगा इफ नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर उसकी वैल्यू नल नहीं है, मतलब उसके पास लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट चाइल्ड को डाल दो ना क्यू के अंदर। किस में डालोगे, पेरेंट क्यू में नहीं डालना था, ध्यान दो, पेरेंट क्यू में नहीं डालना था, किस में डालना था, चाइल्ड क्यू के अंदर। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको चाइल्ड क्यू के अंदर। तो चाइल्ड सी एच क्यू डॉट एड न्यू वी पेयर, न्यू वी पेयर दैट इज नोड डॉट लेफ्ट कॉमा हॉरिजॉन्टल लेवल -1। और फिर आप क्या करोगे, नोड डॉट राइट पे करोगे काम। अब नोड डॉट राइट हॉरिजॉन्टल लेवल +1।
अब देखो आपने अपना लेफ्ट चाइल्ड भी डाल दिया, आपने अपना राइट चाइल्ड भी डाल दिया। अब ऐसा करने के बाद जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो मेरा ये जो पेरेंट क्यू होगा खाली हो चुका होगा और मेरा चाइल्ड क्यू पॉपुलेट हो चुका होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्वैप करना है। कैसे करेंगे स्वैप, बहुत ईजी है स्वैप करना। ये बनाओ अपना एक टेम्प नाम का वेरिएबल। स्वैप करने के लिए हमने बनाया एक टेम्प नाम का वेरिएबल जिसमें रखा मैंने पेरेंट क्यू, फिर मैंने पेरेंट क्यू के अंदर पेरेंट क्यू इक्वल टू चाइल्ड क्यू कर दिया एंड चाइल्ड क्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 10 एंड ये हो गया मेरा स्वैप। अब स्वैप होने के बाद नीचे से क्या रिटर्न कर देंगे हम, आंसर। तो एक बार रन करके देखते हैं ताकि कुछ सिंथेटिकल एरर हो तो उसको सही कर लेंगे। एंड ओके, सिंथेटिकल एरर में लैम्डा फंक्शन जब बना रहे होते हैं तो हमें एक एरो लगाना होता है। ओके तो दो एरर थे, दोनों रिजॉल्व और यहाँ पर ए डॉट नोड डॉट वैल, इसके अंदर मैं नाम नोड ही रखा हुआ है तो करेक्ट है ये। तो रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, शुड बी रिटर्न, रिटर्न परफेक्ट। एरे लिस्ट के अंदर एक ब्रैकेट मिस हो रहा है कहीं पर, लाइन नंबर 50, that is array list of this new array list, perfect। ओके इसको अब तक हमने न्यू तो करा ही नहीं, यहाँ पे हमने न्यू एलिस्ट तो बनाया नहीं आज तक, तो मैंने नहीं बनाया, इट्स माय मिस्टेक, मुझे इस बनाना चाहिए। दैट इज आंसर डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, नाउ इट इज फाइन। अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कोडिंग में एक चीज़ और होती है कि आपको ना जो भी एरर आता है उसको समझना आना चाहिए कि गलती किसकी वजह से हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेंथ पता लगा लिया, 1 से लेके 0+1 करना था, बिल्कुल परफेक्ट। और मैंने अपने एरे लिस्ट के अंदर न्यू एरे लिस्ट भी ऐड कर लिया। अभी भी गलती हो रही है, इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ 2, कौन से लाइन पे हुआ, बस लाइन पता लग जाए तो उस लाइन को सही करना पॉसिबल हो पाएगा। नोट डॉट लेफ्ट वी पेयर, नोट डॉट लेफ्ट डॉट हॉरिजॉन्टल लेवल और नोट डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, देन चाइल्ड क्यू के अंदर वी पेयर नोट डॉट राइट हॉरिजॉन्टल +1, उससे बाहर आने के बाद एलिमेंट खत्म हो जाएगा, गेट हॉरिजॉन्टल लेवल एंड नोट डॉट वेल। और आपको मिन मैक्स के अंदर सही चीज़ कैलकुलेट करिए, मिन मैक्स ऑफ 0 1 मिन एंड मैक्स नोट डॉट वेल नहीं करना था, यहाँ करना था हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ करना था हॉरिजॉन्टल लेवल। नाउ इट इज़ परफेक्ट एंड आई होप सबमिट हो जाएगा, परफेक्ट। ये कोड हमारा हो गया सबमिट। आई नो यार कोड बहुत लेंदी था, अब मुझे पता है कोड बहुत लेंदी था, मतलब कोड भी लेंदी था, एक्सप्लेनेशन भी लेंदी थी, तो इस वीडियो को 2 पार्ट में करना चाहिए, ऑफकोर्स 2 पार्ट में करना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाएगी और हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो पहली वीडियो के अंदर जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा एक साथ समझा दिया आपको, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करा एंड देन क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद मैंने ये एक्सप्लेन करा कि इसको अप्रोच कैसे करना है, ट्राई रन करा, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करी एंड देन कोड करा। ठीक है, तो एक वीडियो बनाऊंगा जो डेडिकेटेड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही होगा, तो स्टे ट्यून, आपको वीडियो मिलेगी एंड उस वीडियो को पक्का देखना ताकि आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ढंग से समझ पाओ। फिर भी इस वीडियो को दोबारा जाकर जब जिस पोर्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करा है उसको दोबारा देखना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जरूरी है, आपको निकालना आना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम का। सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन होता है, मैथ्स को सॉल्व करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ जाती है। इसका एक सॉल्यूशन और आने वाला है जिसके अंदर मैं प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से, मतलब सिर्फ एक प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, उसे भी समझेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहली बार आए हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड कुछ डाउट है, कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।